वीक हम शाफ्ट डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो शाफ्ट डिज़ाइन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो आपको पता है डिफरेंट मशीन्स में, कार्स में, लेथ मशीन में, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स में, मोटर्स में शाफ्ट्स लगी होती हैं। तो उनकी कोई लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है और उनका हम डाया ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट डिज़ाइन थ्योरी हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो किस डाया का होना चाहिए, कितना लोड बियर कर सकता है, तो सब जो थ्योरीज हैं वो शाफ्ट डिज़ाइन के अंडर आती हैं। So what is shaft? Shaft is a rotating element that transmit power and from one place to other, from one machine member to other machine member, and they are the element that supports rotating parts like gears, pulleys, and in turn are themselves supported by bearing resting in the rigid machine housing. तो आप जैसे ही अपने सामने देख रहे हैं कि ये क्रैंक शाफ्ट है, तो इसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड्स लग रहे होते हैं। कुछ एक्सियल लोड लग रहे होंगे, कुछ बेंडिंग लोड लग रहे होंगे, कुछ टॉर्जन लोड लग रहे होंगे। ठीक है, इसमें बेयरिंग्स के ऊपर ये पार्ट जो है रेस्ट कर रहा होगा, उस पर कुछ लोड लग रहे होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड हम डिसाइड करते हैं कि इसका डाया कितना होना चाहिए। हाउ पावर इज डिलीवर्ड। तो पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय सम टेंजेंशियल फोर्स एंड द रिजल्टिंग टॉर्क or twisting moment set up within the shaft permits the power to be transferred to various machines linked up to the shaft. शाफ्ट जो है बेसिकली एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से एक टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, और वो पावर जो है ट्रांसमिट हो जाती है शाफ्ट के अंदर। शाफ्ट सर्कुलर हो सकते हैं या फिर हॉलो हो सकते हैं या किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि shafts are subjected to torque due to power transmission and bending moment due to reactions on the members that are supported by them। ठीक है, या तो उसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा होगा या फिर उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, और तीसरा या फिर उसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा होगा या कंबाइंड एक्सियल और बेंडिंग लोड लग रहा होगा। सो द शाफ्ट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग, और जबकि स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड। ठीक है, एक्सियल स्टिफनेस हो सकती है, बेंडिंग स्टिफनेस हो सकती है। ठीक है, और रिजिडिटी क्या होता है। रिजिडिटी क्या है कि मटेरियल अपनी शेप ना करे। ठीक है, रेजिस्टेंट है बेंडिंग के, इज रेजिस्टेंस टू बेंडिंग इट इज कॉल्ड रिजिड रिजिड मटेरियल, यानी ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और ये जो आप अपने सामने एक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन का है। अगर आपने किसी बी में आपने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो आप उस पी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी लेंथ का क्यूब ले लें और डिवाइड कर दें 48, यंग मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगी कि कितना शाफ्ट बेंड हुआ है। सो टाइप्स ऑफ शाफ्ट, दो टाइप्स के शाफ्ट होते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट होते हैं और मशीन शाफ्ट होते हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होते हैं? दीज मशीन शाफ्ट ट्रांसमिट पावर बिटवीन सोर्स एंड द मशीन absorbing पावर। The counter shaft, line shaft, overhead shafts, and all factory shafts are transmission shafts. Since these shafts carry machine parts such as pulley, gears, etc., therefore they are subjected to bending in addition to twisting. ठीक है, और machine shaft क्या होते हैं? These shafts form an integral part of machine itself. The crankshaft is an example of machine shaft. और क्या examples हैं? Spindle, लेथ का स्पिंडल होता है, ड्रिल का स्पिंडल होता है। क्रैंक शाफ्ट ये जो है मशीन के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मशीन शाफ्ट। ये अपने आप सामने एक्सेल देख रहे हैं, गाड़ी का एक्सेल है। ठीक है, तो इस पे ये एक्सेल एक शाफ्ट है, ये भी एक शाफ्ट है। ठीक है, इस पे डिफरेंट बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही होती हैं, डिफरेंट टॉर्जन स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस शाफ्ट को देखें,
इस पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सल। इट इज स्टेशनरी एलिमेंट एंड इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो इस पे आप देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सिर्फ, जैसे गाड़ी का वेट है, बंदों का, पैसेंजर्स का वेट है, ठीक है। और जबकि ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है इस पे जो है ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है। इसी तरह स्पिंडल, स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल इज द शॉर्ट शाफ्ट दैट imparts मोशन either by cutting tool or to a workpiece। एग्जाम्पल क्या है? डेल स्पिंडल है, ले स्पिंडल है। ये भी एक शाफ्ट की एक किस्म है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मोटर के साथ कनेक्टेड है, मोटर के साथ गियर कनेक्टेड है, गियर ट्रांसफर कर रहा है मोशन टू दी ड्रिल मशीन। तो ये जो आप इस शाफ्ट को, शॉर्ट शाफ्ट को देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। इसी तरह लेथ मशीन्स होती हैं, ठीक है। उसका जो चक होता है उसमें एक शाफ्ट होता है, ये 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट है, ये बेरिंग है, फिर इसके बाद ये चक है, ये चक है, ठीक है। इसमें पार्ट होल्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो डाया है और डिपेंडिंग ऑन द लोड डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए स्पिंडल का डाया। तो इसकी सारी कैलकुलेशन जो होती हैं शाफ्ट डिज़ाइन में आती हैं। द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि दो टाइप की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं शाफ्ट में, स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्जन और बेंडिंग स्ट्रेसेस। जैसे shear stress due to transmission of torque, that is due to torsional load। इस तरह bending stresses due to tensile and compressive forces acting upon machine elements like gear, pulleys, etc., as well as due to the weight of the shaft itself। और भी स्ट्रेसेस हैं, जैसे एक्सियल लोड की वजह से, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, उसकी वजह से भी स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं। फिर कंबाइंड हो सकती हैं, टॉर्जन भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती है। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट हम बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, बेसिस ऑफ रिजिडिटी भी कर सकते हैं, एक्सियल एज वेल एज कंबाइंड लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड्स भी कर सकते हैं। हम इस कोर्स में सिर्फ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, ठीक है। तो रिजिडिटी की एग्जांपल है ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है शाफ्ट का जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है, रिजिड रहता है ट्रांसमिशन शाफ्ट, उसमें एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। एक्सियल लोड में क्या होता है? जैसे प्रोपेलर शाफ्ट इसकी एग्जांपल है, शाफ्ट फॉर ड्राइविंग वार्म गियर्स। इसमें एक्सियल लोड भी लग रहा होता है, ठीक है, और कंबाइंड लोड भी लग रहा होता है। दो टाइप के लोड्स हैं, बेंडिंग लोड्स, एक्सियल लोड, टॉर्जन लोड, ठीक है। इसमें टॉर्जन भी लग रही होती है और बेंडिंग भी लग रही होती है, एक्सियल भी लग रही होती है। फ्लक्चुएटिंग लोड्स क्या कहते हैं? जिसमें एक कर्व आ रहा होता है, ठीक है। जैसे क्रैंक शाफ्ट एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। इसमें कभी बेंडिंग ज़्यादा है, कभी बेंडिंग कम है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है लोड, ठीक है। तो इस टाइप की शाफ्ट के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो फ्लक्चुएटिंग लोड की बेसिस पे करते हैं। जो शाफ्ट ऑन द डिज़ाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इस कोर्स में हम सिर्फ शाफ्ट डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, ठीक है। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्जन और ट्विस्टिंग मोमेंट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेंडिंग भी लग रही हो और टॉर्जन भी लग रही हो, ठीक है। टॉर्जन क्या है? ट्विस्ट कर रहे होते हैं शाफ्ट को, ठीक है। और इसमें बेंडिंग में क्या करते हैं? कोई एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से शाफ्ट बेंड कर जाता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? When machine member is subjected to the action of two equal and opposite couples on the same plane of machine member, the machine is subjected to bending। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है, m जो है उसमें बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा जो है, y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटरमोस्ट, ये फाइबर नहीं है, ये आउटरमोस्ट लेयर कह सकते हैं। ई जो है यंग मॉडुलस है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इस बेसिस पे आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शाफ्ट के। तो
बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय z। z जो है सेक्शन मॉडुलस है। अगर इसी को आप i डिवाइड बाय y कर लें, ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस बन जाएगा। इसकी डेरिवेशन मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, आप उसको देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। और मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का भी तरीका है, वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, ठीक है। वो आप देख लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये सॉलिड शाफ्ट की केस में इसके इक्वल होता है। और वाई क्या है? वाई जो है यहाँ से सेंटर से लेके आउटसाइड तक का डिस्टेंस है, ठीक है। आउटर मोस्ट सरफेस तक डिस्टेंस को वाई कहते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो सेक्शन मॉडुलस है फॉर सॉलिड शाफ्ट वो इसके इक्वल है। फॉर हॉलो शाफ्ट जो है मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके इक्वल है, और वाई जो है इज इक्वल टू डी नॉट वाई बाई टू, ठीक है। तो इधर से हम सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो अब ये देखें, इस बी में से बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है। अब देखें, अगर आप इस शाफ्ट को बीच में से देखें, यहाँ से सेंटेंस में से कट कर लें, ठीक है, तो ऊपर जो है बीम के ऊपर जो है कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होंगी, और नीचे जो है टेंसाइल फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। और अगर आपने टेंशन इन बीम निकालनी है, ठीक है, तो सिर्फ उस पर पैरेलल फोर्सेस लग रही होंगी टेंशन की, ठीक है, अगर आप बीच में से कट करें, ठीक है। इसी तरह जब जिसमें बेंडिंग और टेंशन दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, तो आप बेंडिंग स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेस को ऐड कर लेंगे, तो उसमें ऊपर पोर्शन में शाफ्ट के कंप्रेशन फोर्सेस लग रही होंगी, थोड़ी सी लग रही होंगी, और नीचे जो है टेंशन फोर्सेस लग रही होंगी। इनको बस आप जब ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट डायग्राम आएगी। ये देखें आप, इस शाफ्ट को आप हमने डिवाइड किया, ऊपर जो है शाफ्ट कंप्रेस हो रहा है, नीचे जो है टेंशन है, टेंसाइल फोर्स लग रही है। इसी तरह कैंटिलीवर बीम में अगर आप यहाँ लोड अप्लाई करें, ठीक है, तो ऊपर जो है टेंशन फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस लग रही है, नीचे जो है कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है? When machine member is subjected to the action of two equal and opposite couples acting in parallel plane of single machine member, the machine is subjected to torsion। अब देखें, इसमें अपोजिट कप इक्वल एंड अपोजिट कपल लग रहे हैं, ठीक है, टॉर्क के, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट की डेरिवेशन मैंने आपके एक वीडियो शेयर की है, वो आप देखेंगे तो आप ये फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। टाउ शीयर स्ट्रेस है, आर जो है रेडियस है, टी जो है टॉर्क है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एल जो है लेंथ है, ठीक है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो तरीका है, ये सेम फार्मूला है। एफ एस जो है पिछले इक्वेशन में टाउ लिखा होता है, इसमें जो एफ एस जो है वो टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है फॉर सॉलिड शाफ्ट और फॉर हॉलो शाफ्ट जो है वो निकाला हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, आई एक्सेस पोलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द एक्स एक्स डायरेक्शन एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम वाई वाई डायरेक्शन में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये पोलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया बन जाता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जे की वैल्यू आ जाएगी। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये निकालने का क्या तरीका है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, कितना शाफ्ट जो है ट्विस्ट किया है, एल जो है लेंथ ऑफ शाफ्ट है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉर्जन की, टी जो है टॉर्जन है, वो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें पता हो। इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की है, ठीक है, आप उसको फॉलो करें, आपको इजीली जो है यूजिंग टॉर्जन डाटा जो है आप निकाल सकते हैं कि टॉर्क कितनी है।
तो ये जो हमने इक्वेशन में टॉर्जन की इक्वेशन में हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया जे, ये है क्या चीज़, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है हमने बेंडिंग की इक्वेशन में डिस्कस किया, वो है क्या चीज़। ठीक है, ये हमने पहले ड्राइव कर लिया है फॉर सॉलिड शाफ्ट, और फॉर हॉलो शाफ्ट हमने जे और आई हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो इट इज जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज द मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट टॉर्जन। ठीक है, कितना रेजिस्ट कर सकता है टॉर्जन को। लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्ज द रेजिस्टेंस टू टॉर्जन। इट इज द मेजर ऑफ द मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्जर द रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। इसी में आपको अगर जवाब इतना मिल जाएगा कि हॉलो शाफ्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फॉर सॉलिड शाफ्ट, अगर उसका वेट, दोनों शाफ्ट का वेट इक्वल हो। ठीक है, इसमें आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर हॉलो शाफ्ट आई और जे की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, अच्छा, अब 3-4 केसेस हैं शाफ्ट में बी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट अगर सिर्फ शाफ्ट पे निकल रही है तो हम उस पर टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जे, एक केस है फॉर सॉलिड शाफ्ट, एक केस है फॉर हॉलो शाफ्ट। ठीक है, इसमें हम जे की वैल्यू पुट करेंगे फॉर सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये टॉर्क आ जाएगा। और इसी तरह हम हॉलो शाफ्ट में अगर जे की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। ये के किसके इक्वल है, डी आई ओवर डी नॉट के। तो अगर हमें टॉर्क की वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम डी जो है डायमीटर ऑफ शाफ्ट हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें shear स्ट्रेस की वैल्यू पता है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट भी हो सकती है, बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। shear मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उस बेसिस पे हम ये डायमीटर निकाल सकते हैं कि सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए फॉर दिस टॉर्क वैल्यू। और दूसरा केस है कि शाफ्ट अगर सिर्फ उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, सिर्फ वो बेंड हो रही है। पिछला जो केस था उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा था। ठीक है, तो फॉर सॉलिड शाफ्ट हम ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की जो है वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह फॉर हॉलो शाफ्ट में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पुट करेंगे, उसमें हम ये जो वैल्यू है आई की वो पुट करेंगे। ठीक है, और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उधर से हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट की। तो अगर हमें बेंडिंग मोमेंट पता है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह इस केस में हम बेंडिंग मोमेंट पता है हमें, तो हम आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट और जो है इंटरनल डायमीटर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शाफ्ट के पास बेंडिंग मोमेंट भी लग रही है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रही है। ठीक है, तो when the shaft is subjected to combined twisting moment and bending moment, then the shaft must be designed on the basis of two moments simultaneously. ठीक है, वेरियस थ्योरीज हैं इसमें that take into account the elastic failure of materials when subjected to combined stresses. तो टू important theories हैं उसमें, एक गैस थ्योरी है और एक रैंकाइन थ्योरी है। गैस थ्योरी को हम कहते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और रैंकाइन थ्योरी को हम कहते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, जो रैंकाइन थ्योरी है इट इज़ यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल्स सच एज कास्ट आयरन। ठीक है, और जो गैस थ्योरी है उसको हम डक्टाइल थ्योरी या डक्टाइल मटेरियल्स या माइल्ड स्टील के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मैक्सिमम shear stress in the shaft is equal to this। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ रैंकाइन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिग्मा जी जो है, सिग्मा बी जो है बेंडिंग मोमेंट है, टाउ जो है shear स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये हम इसकी डेरिवेशन आउट ऑफ कोर्स है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मोर सर्कल और उस पे बेसिस पे ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो shear स्ट्रेस की वजह से ब्रेक होते हैं, और बेंडिंग जो है ब्रिटल मटेरियल जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस की
मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ब्रेक होते हैं। इस स्लाइड में हम व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, शाफ्ट बेंड भी हो रहा है और ट्विस्ट भी हो रहा है, तो इसमें ये सिर्फ हम डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दो साइड्स, एक साइड पे हम ऑल सॉलिड शाफ्ट के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हॉलो शाफ्ट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास सिग्मा बी की वैल्यू फॉर सॉलिड शाफ्ट आई थी वो आपने इसमें पुट कर देनी है, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू पहले आपने ड्राइव की थी वो इसमें पुट कर देनी है। इसी तरह सिग्मा बी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो आपने ड्राइव की थी फॉर हॉलो शाफ्ट वो आपने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। वेयर टॉ मार्क्स आर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट्स, ठीक है। लिमिटिंग दी स्ट्रेस टू सेफ अलाउबल स्ट्रेसेस टाउ। अच्छा, ये हमने मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए जो है ये फॉर्मूला जो आपके शाफ्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो आपने शियर स्ट्रेस होगी वो आपने इसमें पुट कर देनी है। इसी तरह मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होगी, लेकिन हमने से अलाउ हमने शाफ्ट ऐसा डिज़ाइन करना है जो सेफ लिमिट्स में हो, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को जो है एक सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने टाउ मैक्स को हमने टाउ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें एम की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू पता है और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, हम डायमीटर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट की एक्सपेरिमेंट से भी आ सकती है, थ्योरेटिकल भी हम वैल्यूज जो है इनकी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम रैंकिन थ्योरी की तरफ आते हैं, ठीक है, फॉर सॉलिड शाफ्ट और फॉर हॉलो शाफ्ट, ठीक है। ये हमने रैंकिन थ्योरी से जो फॉर्मूला था वो हमने इसमें पुट कर दिया। हम सिग्मा बी का जो हमने फॉर सॉलिड शाफ्ट ड्राइव किया था पहले वो इसमें पुट कर देते हैं और टॉ की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसी तरह सिग्मा बी जो हमने हॉलो शाफ्ट के लिए पहले ड्राइव किया था वो इसमें पुट कर देते हैं और शियर स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आप जब सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास आखिर में ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इसी को सिमिलरली इसको हम ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो है शाफ्ट की वो पुट करेंगे तो हमारे पास उसके हिसाब से डायमीटर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलाउबल लिमिट सेफ स्ट्रेस के इक्वल हम पुट कट कर देते हैं, वो स्ट्रेस यूज़ कर लेते हैं तो उसके मुताबिक हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एम की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू कहाँ से आएंगे, ये बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर मोमेंट डायग्राम भी हम निकाल सकते हैं, वो आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये हमने देखे हैं सिग्मा बी के हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इस शाफ्ट के अंदर ये सब किस रैंकिन थ्योरी किसके लिए यूज़ करती है, सिर्फ ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं और हम दोनों थ्योरीज की बेसिस पे हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं और जो लार्जर हो दोनों में से हम वो जो है डायमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो पावर क्या ट्रांसमिट हो रही होगी शाफ्ट से, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है। टॉर्क क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, और ओमेगा को हम 2 पाई एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर हम शाफ्ट जो पावर जो हमें शाफ्ट से मिल रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर हमें ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू पता है तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समरी क्या है शाफ्ट डिज़ाइन की, शाफ्ट में बी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, टॉर्शन लोड, बेंडिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड, कंबाइंड लोड। वी कैन यूज दिस थ्योरीज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। और स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए व्हाट इज पोलर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम किसी भी शेप का अगर हम कैसे निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कैलकुलेटिंग द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट।
अगर कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है शाफ्ट से वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए. In the end, thank you very much for listening to my lecture. If you have any questions, you can email me or WhatsApp me. Thank you.